ये रोल ऐसा है कि फिल्म में से निकाल देगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर तुम ये रोल अच्छा करेगा तो हम इस बात का गारंटी देता है कि 10 साल तक कोई ये रोल भूलेगा नहीं। ये पोएट का रोल है। प्रोड्यूसर के बेटे को बुलाया, मुन्ना रोजा को लेकर जाओ खादी भंडार, इसको दो पजामा कुर्ता दिलाओ, तुम आज से पजामा कुर्ता पहनेगा, तुम शेव नहीं करेगा, और जिस दिन तुम शूटिंग पर आएगा तुम बाल नहीं धोएगा। सर क्या एक्सपीरियंस था आपका नमक हराम के सेट पे? एक मिसाल है ना कि मरता क्या ना करता। जब मेरे पास ऑफर आया, आई वॉज ऑन द क्लाउड 9। आनंद के बाद ऋषिकेश मुखर्जी की, तब तक नाम नहीं रखा गया था फिल्म का, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, रेखा स्टारर, मुझे बुलाया है। ओह, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो ऋषिदा ने मुझे बुलाया और वो फिल्म सेंटर में एडिटिंग कर रहे थे। That was the first time you met him. पहली बार। यस यस, Okay. वहां वो एडिटिंग कर रहे थे। वो फिल्म थी, उसमें साउथ इंडियन एक्ट्रेस थी शारदा एंड संजीव कुमार। फिल्म का मैं नाम भूल रहा। Okay. गया मैं एडिटिंग रूम में, तो असिस्टेंट ने कहा कि रजा मार, अच्छा अच्छा बैठो, हम आता है आए। तो उन्होंने मुझे सीढ़ियों पर बिठा दिया फिल्म सेंटर की, जो स्टेयर्स होती, खुद भी बैठ गए। बोला रजा, हम तुम्हारा फिल्म नहीं देखा, गुलजार ने तुम्हारा नाम रिकमेंड किया है, ये पोएट का रोल है। ये रोल ऐसा है कि फिल्म में से निकाल देगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर तुम ये रोल अच्छा करेगा तो हम इस बात का गारंटी देता है कि 10 साल तक कोई ये रोल भूलेगा नहीं। ये पोएट का रोल है। प्रोड्यूसर के बेटे को बुलाया, मुन्ना रोजा को लेकर जाओ खादी भंडार, इसको दो पजामा कुर्ता दिलाओ, तुम आज से पजामा कुर्ता पहनेगा, तुम शेव नहीं करेगा, और जिस दिन तुम शूटिंग पर आएगा तुम बाल नहीं धोएगा। तो मुझे ठीक था, मैं तो बस हवा में उड़ रहा था कि एक ऐसा ब्रेक मुझे मिल रहा है। नील नितिन मुकेश उनके असिस्टेंट थे, तो वो मेरे घर के पास ही रहते थे, मालाबार। तो हमने कहा हम लोग एक साथ चलेंगे। उनके पास भी गाड़ी नहीं थी, मेरे पास भी नहीं थी, तो टैक्सी हमने ली। वो आ गए मेरे घर के नीचे, तो टैक्सी में बैठे। अब हम जा रहे हैं मोहन स्टूडियो। नितिन ने एक बात कही मुझसे, कहने लगे रजा, काका जी चाहते थे कि ये रोल उनके गुरु वीके शर्मा करें, लेकिन ऋषिदा नहीं माने। तो हो सकता है कि काका जी का बिहेवियर आपकी तरफ से थोड़ा होस्टाइल हो आपकी तरफ। मेरा उनसे कोई परिचय नहीं था। अब हम मोहन स्टूडियो पहुंचे तो काका जी फ्लोर पे बैठे हुए थे और कुछ 2000 कॉलेज की लड़कियां मंडरा रही थी। तो मैंने कहा एक बार मुझे मिला तो दो। तो बैठे थे, तो लेके गया, काका जी रजा मुरादी अलम का रोल। He stood up, he shook hands. मुझे कोई बैड वाइब्रेशन नहीं आई। और फिर पहला शॉट शुरू हुआ तो थोड़ा अनईजी था, मैं अनईजी था, तो 4-5 उसके रीटेक हो गए। सबर अंटी सबर में आया नहीं लाया गाया, ये शॉट था। अंटी दारू चाहिए, दारू दारू चाहिए, पैसा है? पैसा नहीं है आंटी, लेकिन साथ पैसे वाला है, क्यों बंधु? हाँ बंधु। ये शॉट था। तो कुछ 4-5 रीटेक इसके हो गए, बट काका जी वॉज वेरी वेरी कोऑपरेटिव। देखिए आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी पीठ सुन रही है, बहुत कोऑपरेटिव थे और
बंधु एक काम करो, इतने लंबे हो तुम यार। दादा क्या एक तरफ वो हम अमिताभ को ले लिया, इस तरफ इनको ले लिया, दो लंबुओं के बीच में मुझे। हाँ, कहने लगे एक काम करो, मेरे गले में हाथ डाल दो, मैं तुम्हारी कमर में हाथ डाल दूं, मेरा हाथ तो तुम्हारी गले तक पहुंचेगा नहीं। इस तरीके से वो हमने एक शॉट दिया, पहला शॉट दिया, ठीक ठाक हुआ। फिर एक शेर पढ़ना था, जहां आंटी कहती है कि पता नहीं ये शायर जीना क्यों नहीं चाहता, तो मेरे हाथ में गिलास है, मैं कहता हूं कि जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग, जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग, मरने की आरजू में जिए जा रहा हूं मैं। और ये कह के मैं शराब, पूरी शराब पी लेता हूं। शॉट हुआ तो काका जी ने बहुत अच्छा मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, कह लगे तेरे शेर पढ़ने का अंदाज बिल्कुल कैफी आदमी जी जैसा है। पढ़ा भी मैंने बड़ा कि जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग, जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग, मरने की आरजू में जिए जा रहा हूं मैं। कॉम्प्लीमेंट दे दिया। और फिर शाम को वो सीन हुआ जहां हम लोग पहली बार मिलते। इस तरीके से उस फिल्म में हमारा काम हुआ। डेथ सीन हमारा हुआ, उसमें पिक्चर आई। दादा ने कहा तुम खाना नहीं खाएगा, बैकअप तक तुम खाना नहीं खाएगा, तुम्हारे तुम्हारे चेहरे पे वो भूख आना चाहिए, वो भूख आना चाहिए। नहीं खाया खाना, और वो गाना पिक्चराइज हुआ, मैं शायर बदनाम। तो जब फिल्म रिलीज हुई 23 नवंबर 1973, और वही नोवेल्टी थिएटर, ओके। और वही ऑडियंस, और वही लोगों का रिएक्शन, बड़े बड़े लोग आ रहे थे मुबारकबाद देने के लिए, बड़े बड़े इंडस्ट्री। तो तारीख ने अपने आप को, इतिहास ने फिर दोहराया। उसी नोवेल्टी थिएटर में फिल्म खत्म होने के बाद फिर मेरे इर्द गिर्द भीड़ लगनी शुरू हुई। लेकिन हुआ ऐसा, काम लोगों ने बहुत नोटिस किया, काम लोगों ने बहुत पसंद किया, काम पसंद किया, लेकिन काम मिला नहीं। जो मिलना चाहिए था वैसा काम मिला नहीं। करता रहा। क्यों सर बड़े साहब, क्यों आपके मन में ये बात है? नहीं नहीं, मैं कुछ कसूर मेरा भी है। मेरी स्क्रीन पर्सनैलिटी नहीं थी तब। ना मैं विनोद खन्ना जैसा हैंडसम था, ना शत्रुघ्न सिन्हा जैसी मेरी फ्लैम्बॉयंस थी, ना रंजीत जैसी मेरी फिजिक थी, ना शक्ति कपूर जैसे मेरे गुड लुक्स थे। मुझ में भी कमियां थी, ऐसा नहीं है। एक शेर है ना कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, रात का इंतजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। तो कुछ मुझ में कमियां थी, करता रहा। इंस्पेक्टर बन गया, वकील बन गया, हीरो का दोस्त बन गया, हीरोइन का भाई बन गया। 1980 में जब राज साहब प्रेम रोग की कास्टिंग कर रहे थे, नमक हराम की रिलीज के 7 साल बाद, उन्होंने अपने प्रोडक्शन मैनेजर रवि मल्होत्रा को फोन किया। कहते हैं रवि, राज साहब की बत्ती रात को ही जलती थी। उन्होंने कहा रवि, वो ऋषिकेश ने मजदूरों की प्रॉब्लम पर एक फिल्म बनाई थी, पिक्चर का नाम उनको याद नहीं आ रहा था। उसमें एक लड़के ने शायर का रोल किया था, वो दुबला पतला लंबा सा भारी सी आवाज वाला, क्या नाम है उसका? तब का नाम रजा मुराद है, मुराद साहब के बेटे। उनको बुलाइए। मेरे घर में फोन नहीं था, मेरे पास गाड़ी नहीं थी। वो बेचारा ढूंढता ढांढता मेरे घर पहुंचा और कहा कि राज साहब ने आपको बुलाया है। मैंने कहा राज साहब ने मुझे मुझे बुलाया है, या आप डैडी के लिए आए? नहीं नहीं, तुझे बुलाया है यार। मैंने कहा क्या बात है? कहने लगे तुझे अच्छा रोल दे रहे हैं। अच्छा, मिलने गया, कॉटेज में थे। आइए रजा साहब, आइए। रजा साहब, हम एक तस्वीर बना रहे हैं।
वो फिल्म को तस्वीर बोलते थे। रजा साहब हम एक तस्वीर बना रहे हैं प्रेम रोग, उसमें एक किरदार है सुमेरगंज के राजा ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह का। उस किरदार के लिए सिर्फ आप हमारे जहन में हैं। हाँ, आप इनकार करेंगे, आप नहीं करेंगे तो फिर हम किसी और के बारे में सोचेंगे। आपके अलावा हमारे जहन में और कोई नहीं। ये राजा भोज गंगू तेली से कह रहा है। हाँ, आइए ड्रेस वाले, एक ब्रीचीज बनाइए इनकी, एक कोट बनाइए और एक हाई बूट्स दीजिए इन्हें। मेकअप मैन को बुलाया। भाई इनकी एक यूं मूछ होनी चाहिए, यूं मूछ होनी चाहिए। मुझे थोड़ा डर भी लगा। स्मॉल टाइम एक्टर यार, कहीं एक सीन कर लिया, कहीं 2 सीन कर लिए। एक फिल्म मैंने ऐसी भी की जिसमें मेरा एक भी डायलॉग नहीं था। वो फिल्म थी हादसा, एक भी डायलॉग नहीं था उस पीछे। ऐसा काम भी मैंने किया है। ऐसे एक्टर को, स्मॉल टाइम एक्टर को एशिया का बिगेस्ट शोमैन मेन रोल दे रहा है। मैंने कहा रजा मुराद, किस्मत ने तेरे दरवाजे पर आकर दस्तक दी है। सबको जिंदगी में एक मौका मिलता है, तुझे ये मौका मिल रहा है। अभिषेक, मैं हॉकी का बहुत बड़ा फैन। ओके। मैंने हॉकी की जबान में अपने आप से कहा कि ये तुझे पेनल्टी स्ट्रोक मिला है। बॉल जो है ये तो गोल में जानी चाहिए, और अगर गोल में नहीं गई तो तुझे एक्टर बनने का कोई हक नहीं। पहले दिन हम शूटिंग पे गए मैसूर में, एक आर शॉट ले रहे थे। हाँ, रजा साहब आए। रजा, नीचे आइए आप सब लोग, नीचे। लाइटमैन को, राधू कर्माकर को, अलाउद्दीन खान को सब लाइन में खड़ा किया। रजा साहब हमारे साथ पहली बार काम कर रहे हैं। ऐसे उन्होंने मिलाया जैसे मैं कोई हेड ऑफ द स्टेट हूं और वो अपने कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर से मिलवा रहे हैं। इतनी इज्जत दी उन्होंने। और फिर मैं तो फिर जी जान लगा दी मैंने। तो वो पूरा का पूरा जो रेप सीन था वो उन्होंने पिक्चराइज किया। और अक्सर रेप सीन में आप एक्शन डायरेक्टर को भी बुला लेते हैं, ऐसा भी होता है, हमने देखा। अच्छा। हाँ, कि रेप सीन जो है वो एक्शन डायरेक्टर करेगा। वहां कौन सा एक्शन डायरेक्टर, राज कपूर साहब। एक बात मैं उनकी आपको बताना जी। चाहूंगा जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। हर शॉट वो 2 बार लेते थे, कोई भी शॉट, क्योंकि उसके 2 नेगेटिव बनने थे। हम्म। कोई भी शॉट है वो 2 बार लिया जाए। तो एक बार मैंने डरते डरते पूछा, मैंने कहा सर ये 2 शॉट आप एक से लेते हैं? राजा साहब, हमारे कुछ नेगेटिव्स लैब में आग लगने की वजह से जल गए थे। तो ये सिर्फ पैसा नहीं है जी, ये हमारी मेहनत भी है, ये हमारा क्रिएशन भी है। हम क्या करते हैं, एक नेगेटिव हम लैब भेजते हैं और एक हम अपने पास रखते हैं ओ। कि खुदा ना करे अगर आग लग जाए, कुछ हो जाए, तो एक हमारी मेहनत तो हमारे पास है। तब वो बात मेरी समझ में आई। इतनी इज्जत देते थे, इतनी इज्जत देते थे। अगर आपके काम में कमी भी हुई ना तो आपसे कुछ नहीं कहते। अरे भाई ट्रॉली सीधी चलाओ यार, जर्क आ गया था ट्रॉली में। हाँ रजा साहब बहुत अच्छा किया, एक और करते। ये नहीं कहेंगे कि मेरी फॉल्ट है, डायरेक्ट कभी नहीं बोलते थे मतलब ऐसे? नहीं। और जब शॉट पसंद आता था, नो मोर। और बहुत पसंद आता था, रजा साहब यूं करते थे। और क्या ऑब्जर्वेशन थी, ही हैड अ ब्रेन ऑफ 14-year-old बॉय। 14 साल के बच्चे में जो शार्पनेस होती है वो राज साहब में थी। राहुल रवेल ने ये फिल्म बनाई अर्जुन, और ट्रायल के लिए राज साहब को बुलाया। और फ्लोरा फाउंटेन पे उन्होंने एक एक्शन सीन किया था और 8 कैमरे लगाए थे अलग अलग जगह, राहुल रवेल ने। ओह, ये कौन से साल की बात है?
ये है 1982 आई थिंक। ओ, अर्जुन, 8 कैमरा। नहीं 85 है मेरे ख्याल से। 83 में आई थी बेताब, 85 की बात है। 8 कैमरे लगाए थे अलग बिग अलग। सेटअप मतलब। जी जी जी। और बिल्डिंग्स में लगाए थे, ऊपर लगाए थे, टेरिस पे लगाए थे, 8 कैमरे लगाए थे। और वो फाइट सीक्वेंस किया था 4 भाई ये फाइट वाइट तुम हमारी समझ में नहीं आती है जी। ये फाइटिंग कैसे करते हैं ये लोग? वो एक्शन से बहुत घबराते थे। ये फाइट जो आपने दी है जी, कैसे किया राहुल, क्या किया आपने इसमें जी? उसने कहा साहब, साहब कहते साहब, इसमें मैंने 8 कैमरे लगाए थे। राहुल 8 कैमरे नहीं थे, 7 कैमरे थे इसमें। बात सही थी, थे तो 8 लेकिन एक चोक हो गया। ओ, 7 कैमरे थे। राहुल ने कहा 8 है, हमसे कहा 8 नहीं है, 7 कैमरे हैं। और एक कैमरा चोक हो गया था, दैट इट वॉज अनेबल टू शूट द सीन बिकॉज इट वॉज चोक्ड। 7 कैमरे थे। वो आदमी जो एक्शन से घबराता था, एक्शन के सीन्स में बहुत अनईजी होता था, उसने भाप लिया कि 7 कैमरे चले थे, 8 नहीं थे। और एक बात उनके बारे में मैं आपको और बताता हूं, ये बात भी यूनिट मेंबर्स के अलावा कोई नहीं जानता कि नेगेटिव कटिंग से लेकर जब तक उनके हाथ में सेंसर सर्टिफिकेट नहीं आता था, वो मांस मछली छोड़ देते थे, ओ, नॉन वेज फूड छोड़ देते थे, और शराब नहीं पीते थे। एक आदमी जो शराब का इतना शौकीन, एक आदमी जो नॉन वेज का इतना शौकीन, खाने का भी और खिलाने का भी, ये उनकी कुर्बानी होती थी। जो आदमी आम दिनों में शराब के बगैर एक दिन नहीं रहता था, तीनों वक्त जो नॉन वेज खाता था, नेगेटिव कटिंग से लेके और सेंसर सर्टिफिकेट, ना वो शराब को हाथ लगाते थे और ना वो नॉन वेज फूड को हाथ लगाते थे। ये उनकी कुर्बानी थी। और शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, शिव जी के भक्त थे। और गंगा मैया में बड़ी श्रद्धा थी उनको, बहुत ज्यादा। मैं उदाहरण देता हूं, शायद लोगों ने ये बात नोट ना की हो। 3 फिल्में उनकी, जिस देश में गंगा बहती है, संगम और राम तेरी गंगा मैली, 3 फिल्में। तीनों फिल्मों का जो लास्ट शॉट है वो गंगा मैया पे खत्म होता है, लास्ट शॉट। ये श्रद्धा थी उन्हें गंगा मैया में। और एक बात बताता हूं, ये नोट करने वाली बातें होती हैं। फिल्म जिस देश में गंगा बहती है का क्लाइमेक्स ऐसा कि डाकू आ रहे हैं सरेंडर करने के लिए, और यहां पूरी पुलिस तैनात है। ऊटी में किया था। आपको पता है, डाकू और पुलिस का क्लाइमेक्स, और एक गोली नहीं चली है क्लाइमेक्स में। नॉट अ सिंगल शॉट was fired either by the dacoits or by the police force। कितनी अजीब बात है कि एक डेकॉइट सब्जेक्ट पर आप फिल्म बनाते हैं और क्लाइमेक्स में एक गोली नहीं चलती। ये उनकी खासियत थी, ये खासियत थी। तो फिल्में तो बहुत अच्छी बनाई है सर। क्या बात है, मतलब कल्ट क्लासिक्स हैं वो सब। अच्छा, एक फिल्म वो मेरे साथ बनाना चाहते थे, मेरे और कुलभूषण खरबंदा के साथ। तब वो अर्थ सत्य का बड़ा चर्चा था उस जमाने में। तो रात को कहने लगे कि रजा साहब, लोग समझते हैं कि हम ऐसी फिल्म नहीं बना सकते, हम ऐसी फिल्म बनाएंगे, हमें आपके 40 दिन चाहिए, आपके और कुल जी के हमें 40 दिन चाहिए, और उसका नाम है रिश्वत। 40 दिन में हम फिल्म बना के दिखाएंगे कि हम भी ऐसी फिल्म बना सकते हैं। लेकिन सेठ ने उनका साथ नहीं दिया। तो ही बात वही है कि कल खेल में हम हो ना हो,
गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा, रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। द शो मस्ट गो ऑन। सर कुछ राज सर के बारे में ऐसा किस्सा सुनाइए जो हमने कभी नहीं सुना हो। हाँ। एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है जिसका मैं चश्मदीद गवाह। देखिए, 50s और 60s में जो सबसे बड़ी राइवलरी थी, दैट वाज बिटवीन दिलीप कुमार एंड राज कपूर। ओके। इनके फैंस डिवाइडेड थे और फेनेटिक फैंस थे इनके, और कई जगह महफिलों में इस बात पे झगड़े हो जाते थे और हाथापाई भी हो जाती थी बिटवीन द फैंस। हाँ, बट इन रियल लाइफ दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स। बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे को लाले कह के बात करते थे, पंजाबी में लाले। ओके। और राज साहब, ये जो बातें कही हैं उन्होंने दिलीप साहब के बारे में, ये उनके पीठ पीछे कही हैं, और तारीफ वही होती है जो पीठ पीछे होती है। जी, वेरी राइट। तो दिलीप साहब को एज एन एक्टर वो बहुत अप्रिशिएट करते थे और कहते थे, इसके लिए भी एक राइवल की आप तारीफ कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए, तारीफ करने के लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए। कहते थे, साहब यूसुफ लाले जैसा एक्टर पहले कभी आया नहीं। और फिर प्रेम रोग की शूटिंग के दौरान एक इमोशनल सीन था ऋषि कपूर का। ऋषि कपूर बहुत अच्छा एक्टर है, मैं उनको कंप्लीट एक्टर मानता हूं, कंप्लीट एक्टर। कुछ भी करवा लीजिए उनसे, कॉमेडी करवा लीजिए, ड्रामा करवा लीजिए, डांस करवा लीजिए, रोमांस करवा लीजिए, वो वर्सटाइल थे, हर फन मौला थे। एक इमोशनल सीन था रिहर्सल की, नहीं चिंटू बाबा, चिंटू बाबा बात आ नहीं रही। राज साहब वो परफेक्शनिस्ट, जो चाहिए वो चाहिए। फिर सेकंड रिहर्सल, चिंटू बाबा वो बात नहीं आ रही है, मुझे इंटेंस शॉट चाहिए, अपने अंदर यूसुफ लाओ, यूसुफ लाओ, आई वॉन्ट द इंटेंसिटी ऑफ यूसुफ, यूसुफ लाओ अपने अंदर। अब सोचिए, वो आदमी जो जिन्हें एक दूसरे का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी माना जाता था, वो अपने बेटे से कह रहा है, यूसुफ लाओ शॉट, यूसुफ वाली इंटेंसिटी लाओ, यूसुफ वाली इंटेंसिटी लाओ, आई वॉन्ट यूसुफ इन दिस शॉट। देखिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए। जो हमेशा राइवल्स रहे हैं पर्दे पे, हमेशा, जब उनकी एक फिल्म आई थी अंदाज, दे वर राइवल्स और फैंस में झड़प होती थी। गंगा जमुना आई तो जिस देश में गंगा बहती है आ गई, फिल्में भी उनकी आपस में टकराई। 1964 में लीडर आई तो संगम भी आ गई और सेम हीरोइन। तो इसके बावजूद वो कला के कदरदान थे। कभी उन्होंने दिलीप कुमार के बारे में उनकी पीठ पीछे कभी कोई डेरोगेटरी बात नहीं कही। जब भी उनका जिक्र आया तो दिलीप साहब की उन्होंने तारीफ की। वो सुबह हो या वो रात हो, कैसा भी उनका मूड हो, बहुत मानते थे दिलीप साहब को, एज एन एक्टर बहुत मानते थे। सर आपने अपने करियर में इतने सारे एक्टर्स के साथ काम किया है, धर्मेंद्र जी हैं, राजेश खन्ना जी। ऐसा कोई एक्टर नहीं है जिसके साथ मैंने काम नहीं किया है। अशोक कुमार से लेके रणवीर सिंह तक सबके साथ काम किया है। आपके कौन फेवरेट्स आज भी हैं? देखिए, 3 कलाकारों को मैं अपना गुरु मानता हूं। मैंने शायद फिल्म इंस्टीट्यूट में इतना नहीं सीखा होगा जितना इन 3 लोगों से सीखा है। जी। एक थे प्राण साहब, जी। डेडिकेशन, पंक्चुअलिटी हमने उनसे सीखी है। उस जमाने में
एसी फ्लोर्स नहीं होते थे, ऐसी ह्यूमिडिटी होती थी, सांस लेने में दिक्कत होती थी। प्राण साहब 9 बजे सेट पर ओह विथ फुल मेकअप, दाढ़ी, कॉस्ट्यूम। डायरेक्टर कहता था, प्राण साहब आपका काम थोड़ी देर, मैं बैठता हूं ना, बैठता हूं। ऐसी मैंने सिंसियरिटी किसी में नहीं देखी। इतना शौक था उनको काम करने का कि टाइम पर आ जाते थे और फिर सेट से हिलते नहीं थे। वरना आजकल के एक्टर या हमारे जमाने के भी, अरे यार बाहर बैठते हैं यार, बहुत गर्मी हो रही है। बिना एसी के तो काम नहीं होगा। वो उसी में, और प्राण साहब का गेटअप होता था हर फिल्म में, वो हमने किसी में नहीं देखी। वो हमने काम करने का जुनून किसी में नहीं देखा। अलग अलग गेटअप, अलग अलग डायलेक्ट, कहीं पंजाबी बन गए, कहीं बंगाली बन गए, कहीं साउथ इंडियन बन गए। वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे। क्या फिल्में की हैं उन्होंने भी, क्या काम और किया है और सर। हमने उनके साथ कुछ, मैंने 21 फिल्में की। ओह तो मैं बस उनको देखता रहता था, मैं देखता रहता था, और मैं सोचता था कि जो इनमें सिंसियरिटी है 25% मुझ में आ जाए। एक तो प्राण साहब, जी, और दूसरी अरुणा ईरानी। फैब एक्ट्रेस हैं वो भी। एक्ट्रेस होने के साथ साथ थॉरोली प्रोफेशनल, यूं स्विच ऑन यूं स्विच ऑफ, कुछ भी करवा लीजिए उनसे। और अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ वर्सटाइल एक्ट्रेस, पीआर उनका बहुत अच्छा था। ओह आज तक कभी किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को, किसी एक्टर को मैंने उनसे नाराज होते हुए नहीं देखा। शी हैड सच अ गुड नेटवर्क, her own network to deal with everybody। और एक और खास बात थी उनमें, जैसे 9 to 6 वो एक प्रोड्यूसर के साथ हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन 2 बजे उनको कहीं और जाना है। इस प्यार से वो अपना काम निकाल लेती थी 2 बजे तक। राजा ये लगा देना मेरा राजा, अरे राजा लगा देना राजा। ऐसे प्यार से वो अपना काम निकाल के चली जाती थी, किसी को बुरा नहीं लगता था। तो प्रोफेशनलिज्म में था उनमें, और उनमें बहुत अच्छा एक पीआर नेटवर्क था उनका खुद का, कि हाउ टू कीप एवरीबडी हैप्पी। जी, तो ये चीज मैंने किसी और में नहीं देखी। एंड माय थर्ड गुरु इज शत्रुघ्न सिन्हा। जी, बिहार से अकेले आए थे, अपना कॉन्फिडेंस लेकर आए थे। ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस मैंने कहीं नहीं देखा। क्या मेमोरी, आपसे बात कर रहे हैं, असिस्टेंट आएगा, सर शॉट रेडी है, अच्छा सुनाओ, 2 पेज का डायलॉग, फिर हंसी मजाक शुरू कर दिया। वो छप जाता था उनके दिमाग में, ओह 2 पेज का डायलॉग, और एक टेक में बोल जाते थे। तो कॉन्फिडेंस, एंड जिसको पसंद करते थे उसके साथ बड़ा अच्छा एनकरेजिंग रवैया रहता था, एनकरेज करते थे, मॉरल उसका हाई करते रहते थे, न्यू कमर्स का। वरना कौन करता है, खूब दिल खोल के तारीफ करते थे वो भी अपने जूनियर एक्टर्स की, उनको खाली ऊपर लाने के लिए। ओके न्यू कमर्स को रिकमेंड करते थे। ही वॉज ए वेरी हेल्पफुल पर्सन, वेरी हेल्पफुल। और जो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो तो पर्दे पे दिखाई देता था। एंड ही इज द ओनली एक्टर जिनकी फॉलोइंग साउथ के सुपरस्टार में थी। ओह वो रजनीकांत हो, वो चिरंजीवी हो, या वो क्या नाम है उनका, एक नाम बोल रहा हूं मैं। तो उनका कॉन्फिडेंस, उनकी फ्लैम्बॉयंस,
उनकी डायलॉग डिलीवरी. सो ही यूज्ड टू से, कॉन्फिडेंस दाई नेम इज शत्रुघ्न सिन्हा, एंड दैट वाज एब्सोल्युटली राइट. कॉन्फिडेंस झलकता था. और अक्सर क्या होता है कि इवन द न्यू कमर्स जिटरी हो जाते हैं कैमरे के सामने, किसी मुश्किल सीन में फंस जाते हैं. आप उनकी शुरू की फिल्में देखिए. प्रेम पुजारी में छोटा सा रोल था उनका, पाकिस्तानी आर्मी मैन का. क्या किया है उन्होंने, देखिए आप. 1 मिनट पर्दे पर रहते हैं, स्पीच है. गैम्बलर में जहां वो कोर्ट रूम में आते हैं देव साहब को बचाने के लिए, क्या कॉन्फिडेंस था, क्या स्पीच थी, क्या आंखें थी. गिफ्टेड. उतने ही अच्छे इंसान, हाँ, इंसान तो बहुत अच्छे हैं. वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, बट डोंट रब हिम ऑन द रॉन्ग. उनको आप गलत रब मत कीजिए. उनसे अच्छा कोई इंसान. सर इतना आपने काम कर लिया, आई थिंक इट्स बीन मोर देन 5 डेकेड्स ना. 53 years. हाँ, 5 डेकेड क्रॉस हो गए हैं. इतने डायरेक्टर्स को देखा आपने, इतने स्क्रिप्ट राइटर्स की नरेशन ली, इतनी कहानियां सुनी आपने. कभी आपकी नहीं इच्छा हुई कि मैं डायरेक्शन करूं या फिल्म लिखूं, या इट्स इन टू प्रोसेस? बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आपसे शुरू में एक बात कही थी, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. आप अपनी सही वैल्यूएशन कीजिए. टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक डायरेक्टर में जो डायरेक्शन की एबिलिटीज होनी चाहिए वो मुझ में नहीं. सो आई नेवर ट्राइड के मैं डायरेक्शन करूं. जिस काम का मुझ में टैलेंट नहीं है, मैं कहता हूं कि आप जो भी करते हैं जिंदगी में, यू गिव योर 100%. आप 100% दीजिए. आप एक्टर हैं, आप 100% अपना टैलेंट जो है वो पूरा का पूरा इसी प्रोफेशन में आप खर्च कीजिए अपने टैलेंट को. लेकिन अगर एक ऐसी जगह, इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सेल इन द टू बोट्स एट ए टाइम. वेरी राइट. 2 नावों में पैर रखकर आप कहां तक जा सकते हैं. एक्सेप्शंस भी हैं, ऐसा नहीं है. मनोज कुमार एक्टर डायरेक्टर, क्या फिल्में बनाई हैं, क्या फिल्में बनाई हैं साहब, और वक्त से पहले बनाई. और सिर्फ फिल्में ही नहीं बनाई हैं, क्या लिखते थे वो, क्या उनका कैमरे का एग्जीक्यूशन होता था, क्या कहानियां होती थी. ही यूज्ड टू फ्लर्ट विद द कैमरा. पहली फिल्म से वो फ्लर्ट करते थे कैमरे के साथ. इतना सेंस था उनमें. एक्सेप्शंस होते हैं. राज साहब वाज या एन एक्टर डायरेक्टर, बहुत से हैं. तो कुछ लोगों में होती हैं कैपेबिलिटीज, मुझ में नहीं. तो मैंने आई नेवर ट्राइड माई हैंड ऑल्सो. वरना वो मिसाल है कि वारे कद्दू दाल भी खोई, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे. तो जिस फील्ड में आप चल रहे हैं चलने दीजिए. वो अमिताभ बच्चन हों, वो धर्मेंद्र हों, वो शत्रुघ्न सिन्हा हों, वो विनोद खन्ना हों, गोविंदा हों, कभी किसी ने डायरेक्शन पर अटेम्प्ट नहीं किया. समझदारी है. समझदारी है कि भाई जो चीज आप समझते हैं कि आपके बस की नहीं है, तो व्हाई आर यू पुटिंग योर हेड इनटू, व्हाई. आजकल ये दौर ज़्यादा स्टार्ट हो गया कि एक्टर्स आर ऑल्सो गोइंग टुवर्ड्स डायरेक्शन और साथ ही कर रहे हैं. भाई देखिए, जिनमें कैपेबिलिटी है आप कीजिए, नहीं है तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे. तो आई फील सर वी फाइनली कम टू एन एंड. और मैं ये चाहता हूँ कि ये अपकमिंग जो एक्टर्स हैं, जो बच्चे हासिल कर रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हम्म देखिए, ऐसा है, एक मिसाल है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है. और जो लोग कहते हैं कि आपकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है, सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं है.
सक्सेस जो है उसकी वजूहात है, सक्सेस होने के रीजन है, कोई सीक्रेट नहीं है। पहली बात तो यह है कि आप में टैलेंट होना चाहिए। वो आप एक्टर हों, डायरेक्टर हों, प्लेयर हों, स्पोर्ट्स पर्सन हो, पॉलिटिशियन, उसका एप्टीट्यूड आप में होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग। आपको उसमें रम जाना है, आपको उसमें डूब जाना है। मोती अगर हासिल करना है तो वो सड़क पे नहीं मिलता, आपको बीच समंदर के अंदर जाना पड़ता है उसे तलाश करने के लिए, और वो एक सीप होता है, आप वो सीप लाते हैं, सड़क पे पड़ा हुआ नहीं मिलता। तो अगर कला के क्षेत्र का मोती अगर आपको चाहिए तो फिर आपको डूबना पड़ेगा उसमें। आप डूबकर काम करेंगे तो लोग आपके काम में डूबेंगे। आप बेदिली से काम करेंगे तो लोग आपका काम बेदिली से देखेंगे। आप काम को, मुंबई की भाषा में कहते हैं, आप डफराएंगे, काम आपको डफराएंगे। तो ये जिंदगी जो है ये आईना है, जो आप करते हैं वही आपको दिखाई देता है, वही आपके सामने आता है। सो हार्ड वर्क, एप्टीट्यूड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अ लेडी लक। यही अमिताभ बच्चन थे। 16 फिल्में लाइन से फ्लॉप हुई, फिल्म दुनिया का मेला से निकाल दिए गए क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर कहते थे कि हम तो नहीं खरीदेंगे, इसकी तो फिल्में ही नहीं चलती। वही टैलेंट था। और जंजीर इतने हीरोज के पास गई, राजकुमार के पास, धर्मेंद्र के पास, देवानंद के पास, फिर इनके पास आई, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। 1973 में वो फिल्म लगी थी, 50 साल हो गए उस फिल्म को, और आज तक उन्होंने फिर पलट कर दोबारा। तो ये अपॉर्चुनिटी है, ये लक है, इसको फौरन लपक लेना चाहिए। माधुरी दीक्षित, कुछ फिल्में आई उनकी शुरू में, कोई अबोध नाम की फिल्म आई, कुछ छोटी छोटी फिल्में आई उनकी जो चली नहीं, वो नोटिस भी नहीं हुई थी कि कोई इस नाम की हीरोइन आई है। और एक फिल्म की शूटिंग करने वो गई थी कश्मीर, आवारा बाप, और राजन सिप्पी थे हीरो, राजन सिप्पी, राजेश खन्ना, राजन सिप्पी उसमें रोल कर रही थी अपोजिट राजन सिप्पी। तो यहां इनकी शूटिंग चल रही थी और करीब में ही सुभाष की शूटिंग चल रही थी। तो एक हेयर ड्रेसर होती थी खातून नाम की, तो सुभाष जी के साथ काफी जो हीरोइंस थी उनके साथ वो हेयर ड्रेसर रह चुकी थी। तो ऐसी हाय हेलो करने गई, यूं ही चली गई खातून। तो सुभाष जी ने पूछा कैसे हो, यहाँ कैसे आई, बताए। कहने लगे हमारी बराबर में शूटिंग चल रही है। अच्छा, कौन कौन है? उन्होंने बताया, माधुरी दीक्षित। अच्छा, मैं आपको मिलाना चाहूंगी उनसे। माधुरी को सेट पर ले आई। अब देखिए, सुभाष घई में भी आंख है, ही हैज एन आई। माधुरी दीक्षित में उनको एक बहुत बड़ी स्टार दिखाई दी जो किसी ने आज तक परखा नहीं था। वो जो मिसाल है कि हीरे की कदर जो है जौहरी जानता है, उन्हें लगा कि इस लड़की के चेहरे में बात है, इसमें बड़ा पोटेंशियल दिखाई देता है। कहा जैसे बॉम्बे आओ मुझसे मिल, और फिर उनको रीलॉन्च किया, एंड दैट इज आल्सो हिस्ट्री। लक नहीं होती तो क्या हो? अमिताभ बच्चन को अगर जंजीर ना मिलती और माधुरी दीक्षित को अगर सुभाष घई नहीं मिलते तो क्या होता? रजा मुराद को अगर राज कपूर नहीं मिलते तो क्या होता? तकदीर के खेल। लेकिन डोंट टेक योर सक्सेस फॉर ग्रांटेड। वेरी ट्रू।
सक्सेस जो है किसी के बाप की लौंडी नहीं है। अगर आई है, बहुत संभाल के पुचकार कर रखी है उसे अपने पास। इज्जत मिली है, उस इज्जत को बहुत संभाल कर रखी है। अगर आपको इज्जत चाहिए, आपको इज्जत तभी मिलेगी जब आप सामने वाले की इज्जत करेंगे। वेरी ट्रू। आज वो जमाना नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी को झुका दें। सामने वाले को झुकाना है तो पहले आपको खुद झुकना पड़ेगा। आपको इज्जत चाहिए तो आपको इज्जत देनी पड़ेगी। और सक्सेस अगर आई है, इज्जत आई है, बहुत संभाल के रखिए, वरना कोई भी सड़क पे आपकी इज्जत का अकाउंट जो है खोल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। और बस एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि ये मेन कैमरा में देख के एक बार बोल दीजिए कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें रोज को। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रजा मुराद। आपसे मेरी एक गुजारिश है कि रोज ट्रेल ब्लेजर को सब्सक्राइब कीजिए। पॉडकास्ट चैनल है, सिर्फ सब्सक्राइब ही नहीं कीजिए, बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।